उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों, उनको ये भी बताया गया हो कि हम जो है बदलाव दिल्ली में करने जा रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी घिरे हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे में मोदी जी अगर हटते हैं तो कई कुर्सियां खाली दिल्ली में होंगी, तो दिल्ली में भी अच्छी-अच्छी कुर्सियों पे आपको बिठाया जाएगा और दिल्ली की कुर्सी पे आप तभी बैठ सकते हैं जब यूपी की कुर्सी मजबूत होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। दोनों ही शंकराचार्य के पक्ष में बात कर रहे हैं और जो बटुक ब्राह्मण हैं उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है तो आखिरकार क्या कोई साजिश है जिसके तहत योगी आदित्यनाथ को हटाना है, इसलिए इस तरह की गहमा गहमी भारतीय जनता पार्टी में तेज हो गई है, या फिर वजह कुछ और है? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका, आपके दर्शकों का भी। सर, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? ब्रजेश पाठक बटुक ब्राह्मणों को तिलक लगाकर पुष्प वर्षा करके क्या संदेश दे रहे हैं, और ब्रजेश पाठक के पीछे कौन है? अचानक से कौन सी शक्ति है जो उन्हें मिल गई है, जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह से बागी सुर दिखा रहे हैं, अख्तियार कर चुके हैं? देखिए हिमांशु जी, अगर ये सारा परिप्रेक्ष्य आप देखें, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, चाहे वो केशव मौर्य हों, और भी कुछ विधायक और कई मंत्री हैं ऐसे जो समय समय पे सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ एक रणनीति बनाते हुए दिखते हैं और साफ साफ जाहिर है कि वो दिल्ली के इशारे पे ये सब चीजें करते हैं। हम इसका लगातार विश्लेषण भी करते रहते हैं और अपनी चर्चाओं में जिक्र भी करते रहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो खाई है, जो दूरी है, जो तलखी है, उसी के इर्द गिर्द ये चीजें घूमती हैं। अब ये एकाएक चीजें क्यों बढ़ गई हैं? अब एकाएक ऐसा क्या हो गया है कि ब्राह्मणों को लेके इतने सीरियस ब्रजेश पाठक हैं और उनको बटुक ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा चिंता हो गई है? क्योंकि मुझे तो याद है कि जब शंकराचार्य लगभग 10 दिनों तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, तब तो कोई बयान आया नहीं ब्रजेश पाठक जी का। तब तो ब्रजेश पाठक जी पता नहीं कहाँ बिजी थे। पीछे एक ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी नदारद थे ब्रजेश पाठक जी, तब भी इन्होंने से। तो एकाएक ब्राह्मणों की चिंता इनको क्यों हो गई है? ये जताता है कि ऊपर से कोई निर्देश है, और निर्देश इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और चुनाव में जो है वो बाबा का सोटा घूम रहा है, वो मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो बाबा पे किस प्रकार से दबाव बनाया जाए, बाबा को किस प्रकार से घेरा जाए, उस रणनीति में ये लगे हुए हैं। और आप खाली ये मत देखिए कि हम यहाँ ब्रजेश पाठक अकेले ही कर रहे हैं। केशव मौर्य जी अलग अपनी टूटी बजा रहे हैं, वो अलग चीजों में लगे हुए हैं। आपसे चर्चा हुई थी पीछे, आपने कहा था कि वो ब्रजभूषण राजपूत से मिल रहे हैं। अगर वो उधर मिल रहे हैं तो ये क्या नेटवर्किंग भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे की चल रही है? दूसरा खेमा कुछ कह रहा है, योगी जी कह रहे हैं वो कालनेमी है शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य की जगह तो ये शिष्य हैं, चेले हैं बटुक ब्राह्मण, उनका स्वागत ब्रजेश पाठक जी कर रहे हैं। तो एक जो है विरोधी है, एक पक्ष है। तो ये क्या जताता है? तो क्या ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक हो या फिर और भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे, लेकिन किसी डर की वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे। ब्रजेश पाठक का वो डर जो है दूर हो गया है, इसीलिए वो बोल पा रहे हैं। यानी कि अभी भविष्य में और लोग हैं जो आएंगे सामने और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इसी तरह की तलखी दिखाते हुए नजर आएंगे। अब मेरा सवाल ये है हिमांशु जी आपसे कि 1 महीने पहले तक बहुत ज्यादा डरे हुए थे ब्रजेश पाठक, बोल नहीं रहे थे। 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि इनका डर निकल गया? ये क्या कोरोना टाइप का कोई डर था कि कोरोना चल रहा भयंकर, इसमें जो है सब डरे हुए हैं और बाद में अब आके डर निकल गया कि नहीं कोरोना टल गया? कोई ऐसी चीज चल रही है? तो लग रहा है। ये देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की ये नूरा कुश्ती है कि आप कहिए, आप जो है थोड़ा नाराजगी दिखाइए, हम जो है कुछ करने का काम करेंगे, और इनको लोगों को मूर्ख बनाते रहिए, जातियों में धर्मों में बांटते रहिए,
और अपनी पार्टी का हित साधते रहे। देखिए, आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी को आज इस बात को लेके है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से पिछड़ा और दलित उनसे दूर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसी प्रकार से अगर विधानसभा के चुनाव में भी यही परिदृश्य रहता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के तहत ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी लेके आई है यूजीसी के रूप में। इसीलिए ये लेके आई है कि अब जो है ब्रजेश पाठक जी जो है ब्राह्मणों की बात करें और जो दूसरे लोग हैं वो दलितों और पिछड़ों की बात करें और बाबा कालनेमी बताते रहें कि हम तो ब्राह्मणों के और हिंदू धर्म वालों के खिलाफ हैं, हम तो सिर्फ पीडीए और उन लोगों के जो है पक्ष में काम करते हैं और ठाकुरों के काम में ठाकुरों के साथ हम मोर्चा जमात काम कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं। तो अलग अलग मोर्चा बना के इसका रिजल्ट क्या है? आप तो लोगों को भरमाना और मूर्ख बनाना चाहते हैं, आप तो अपने निजी स्वार्थ को साधना चाहते हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी में घेर कर लाना चाहते हैं। आप क्यों इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि 2027 के चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सारी मुश्किलें दिखाई देती है, चाहे वो मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो और या जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एकाएक कांग्रेस की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना एक वर्चस्व बढ़ाने का काम जो उत्तर प्रदेश में कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो तबका है, भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्टर है, वोटर है, वो कांग्रेस की तरफ को आकर्षित हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। तो उनको साधने के लिए, उनको वापस लाने के लिए इस तरह के क्रियाकलाप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत ब्रजेश पाठक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, कोई शक्ति तो नहीं है उनके पीछे भागवत जी की? क्योंकि कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि भागवत जी की एंट्री हुई लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, और इधर ब्रजेश पाठक अचानक से एक्टिव हो गए। 1 महीने से सोए हुए थे, अचानक से एक्टिव हो गए। कोई उधर से निर्देश तो नहीं मिला है? मुलाकात भी हुई है अब तो, योगी आदित्यनाथ के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की भागवत जी ने। कोई संदेश तो नहीं दिया है जिसके तहत जो है बटुक ब्राह्मणों पर फूल बरसाए जा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, आपको ये चीज को समझना होगा कि अगर आप विश्लेषण करते हैं 1-1.5 महीने 2 महीने में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहा है और उसमें भी एक तनखी है। और योगी जी ने जिस प्रकार से शंकराचार्य जी को चाहे कालनेमी कहें या दूसरा जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया है, उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में एक तनखी जरूर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। तो ब्राह्मण समाज भले ही वोट में तादाद में कम उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में हो, लेकिन वो परसेप्शन बनाने में सबसे आगे रहता है। अगर ब्राह्मण समाज ने इस तरह का परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती है, ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है, तो अगर एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है तो ब्राह्मण समाज मूव कर सकता है कांग्रेस की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ। तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम कुछ इस तरह का एक रणनीति करें, इस तरह की एक सियासी जो है दांव पेच खेला जाए कि ब्राह्मण जो है वापस हमारे पास रहे और कहीं जाए भी ना, और जो हम संदेश ब्राह्मणों से नाराजगी का एक पिछड़ों को दलितों को देना चाहते हैं वो संदेश भी चला जाए। वो संदेश योगी जी की तरफ से जाए, वो संदेश यूजीसी की तरफ से जाए, वो संदेश भी चला जाए और ब्राह्मण भी अपने साथ रहे। ऐसी कोई गोटी फिट करनी है और उसी की रणनीति, चाहे संघ हो चाहे भाजपा, हम तो दोनों को एक ही मानते हैं, उसी पर ये रणनीति काम कर रही है। क्योंकि संघ क्यों चाहेगा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो? भागवत जी क्यों चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से जाए? क्योंकि उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश से चली गई तो फिर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकेगी नहीं। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। 80 लोकसभा सीटें वहां से आती हैं। भले ही 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई हो, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा चंक है। कई छोटे छोटे राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे दूसरे हो, 25-28 सीटें हैं वहां पे।
और उत्तर प्रदेश में आज भी 80 सीटें हैं, तो एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वहां से वो विदाई भारतीय जनता पार्टी की हो, इसलिए वो तमाम शाम धाम दंड भेद करेगी। कुछ विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि एकाएक जो मायावती जी एक्टिव हुई है ब्राह्मण समाज को लेके, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ही नतीजा है। क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज टूटता भी है, कुछ नाराज है भी भारतीय जनता पार्टी से, और अगर वो मायावती की तरफ जाता है तो उसकी फिर भाजपा की सेहत पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा की सेहत पर तब फर्क पड़ता है अगर वो कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी गठबंधन के साथ जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। अगर ब्राह्मण समाज मायावती के साथ जाता है तो कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। इस रणनीति के तहत भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। अभी कई सारी चीजें हैं, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नजदीक आएगा, जैसे जैसे आप 2027 की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने सारी चीजें खुद ब खुद आती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि अब तो 1 साल से भी कम समय रह गया है, 2027 की शुरुआत में चुनाव है और हम जो है अभी फरवरी के आखिरी दौर में हैं। अब फरवरी जाएगी तो मार्च आ जाएगा, तो 9-10 महीने का समय है। इतने में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा मामला मजबूत उत्तर प्रदेश में करना चाह रही है और ये सारी रणनीति उसी के तहत होनी, चाहे मोहन भागवत जी का प्रवास हो, चाहे वो गोरखपुर जाए, चाहे वो लखनऊ आए, पहले वो योगी जी से मिले, फिर वो दोनों डिप्टी सीएम से मिले, तो वो कहानी सेट करने में लगे हुए। ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, उनको ये भी बताया गया हो कि हम जो है बदलाव दिल्ली में करने जा रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी घिरे हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे में मोदी जी अगर हटते हैं तो कई कुर्सियां खाली दिल्ली में होंगी, तो दिल्ली में भी अच्छी अच्छी कुर्सियों पे आपको बिठाया जाएगा और दिल्ली की कुर्सी पे आप तभी बैठ सकते हैं जब यूपी की कुर्सी मजबूत होगी। अगर यूपी की कुर्सी का पाया कमजोर होगा तो फिर दिल्ली में मुश्किल होगा बैठना, इसलिए यूपी को मजबूत बनाए रखिए। ये संदेश भी पर्दे के पीछे मोहन भागवत जी दे सकते हैं जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व पर सवाल हो, शंकराचार्य जो कि सवाल उठा रहे हैं, या फिर भागवत जी के हिंदुत्व पर सवाल हो, जो कि बयान निकलकर सामने आया उनका, एक जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर है, उनके जरिए, कि भागवत जी ने ये कहा कि हिंदुओं का ठेका आरएसएस ने नहीं ले रखा है। तो योगी जी और भागवत जी फिलहाल के लिए एक ही आधार पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या टीम अप हो गया है दोनों के बीच में कि हम दोनों एक साथ रहेंगे तभी ठीक है, इसीलिए भागवत जी लखनऊ आए और 3 बच्चे पैदा करिए और हिंदुओं को ये करिए, हम हिंदुओं को जगाएंगे, इस तरह की बयानबाजी तेज हो गई एकदम से? देखिए हिमांशु जी, पहले तो आपको ये समझना होगा कि 3 बच्चे पैदा करने या 4 बच्चे पैदा करने, इसकी चिंता वो लोग कर रहे हैं जिनका एक भी बच्चा नहीं है, जिनको कोई अनुभव नहीं है समाज का, परिवार का, वो लोग चिंता जता रहे हैं। एक तो ये वाली बात है। दूसरी वाली बात यह है कि जो आपने जिक्र किया है कि एक यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने जिक्र किया था कि मोहन भागवत जी से सवाल पूछा और मोहन भागवत जी ने कहा हमने कौन सा हिंदुओं का ठेका ले रखा है। तो ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का कोई ठेका ले रखा है क्या? क्या एक एक्टिविटी आप ऐसी बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11 साल में केंद्र में और पिछले 9 साल में यूपी में, जो हिंदुओं की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने की हो? ढोल तो खूब बजाती है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो मुसलमानों का ये कर देगी, उसका वो कर देगी। क्या किया बताइए? आज जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, हिंदू भी ले रहा, मुसलमान भी ले रहा। फ्री का राशन आप बांट रहे हैं, किसानों का गला काट के, इनकम टैक्स देने वालों का गला काट के आप फ्री का राशन बांट रहे हैं, तो उसमें हिंदू भी ले रहा, मुस्लिम भी ले रहा, मुस्लिम बल्कि पहले ले रहा जाके। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, आपने मेडिकल का कार्ड बनाने की बात करी है, उसने मुस्लिम भी ले रहा है, हिंदू भी ले रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज तो वैसे ही गरीब है, उसको तो ज्यादा आवश्यकता है। तो आपने मुस्लिम समाज का नुकसान कहाँ किया है जो ढिंढोरा आप पीट रहे हो हिंदुओं को खुश करने के लिए? तो ये सिर्फ नोरा कुश्ती है। जो है हिंदुओं की चूड़ी टाइट कर दी है इन लोगों ने। नहीं, चूड़ी टाइट होती दिखती नहीं है ना। बुलडोजर आपने चलाया तो बुलडोजर तो कई ब्राह्मणों के घर पे भी चला है, बुलडोजर तो कई सारे दूसरे लोगों के घरों पे भी चला है, मुसलमानों पर भी बुलडोजर चला है। और मुसलमानों में भी अगर कोई पर्टिकुलर मुसलमान गलत कर रहा है और गलत हरकतें कर रहा है, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है,
समाज के खिलाफ जा रहा है तो उसको सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने लार्ज स्केल पे मुस्लिम समाज का कोई बड़ा नुकसान करके हिंदुओं को खुश करने का संदेश दिया हो या कोई ऐसा क्रियाकलाप आपने किया हो, हमें तो दिखाई देता नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। संविधान नाम की कोई चीज भारत में है। तो ये सारी तमाशगिरी है वोटर को भरमाने के लिए, वोट हथियाने के लिए। ये सब नूरा कुश्ती चुनाव जीतने के लिए है, असलियत में इसमें कुछ नहीं है। और ये नूरा कुश्ती आपको जैसे जैसे समय नजदीक आएगा चुनाव का, ये नूरा कुश्ती बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है, उसको चुनाव जीतना है। आप ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की केंद्र की सरकार जो है आज रोना रो रही है रोबोट का, यूनिवर्सिटी का, कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइनीज रोबोट खरीद के अपना बता के पेश कर रही है वहां पे। पर दुनिया में हमारी कितनी बड़ी नाक कटी है कि हम जो है चाइना के रोबोट को अपना बता के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और बाद में वो पोल पट्टी खुल गई है हमारी। क्या पिछले 11 साल में मोदी जी जो ढिंढोरा पीट रहे हैं टेक्नोलॉजी का, बाकी चीजों का, क्या पिछले 11 साल में ऐसी कोई चीज नहीं कर पाए कि हम लोग अपना दिखाएं? अरे भाई आप देखिए, हम लोग तो ये तो एक नजीर छोटी सी पेश हुई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबोट दिखा दिया। यहाँ तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं और वो बाहर से विदेश से आ रही हैं और उनको अपना बताया जा रहा है। यहाँ तो सब कुछ बाहर ही हो रहा है। इनोवेशन के नाम पर नहीं एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हिमांशु जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बाहर से जो चीजें आ रही वो हमारे आदमी बना के दे रहे हैं, वहां भी हमारे आदमी बैठे हैं। आज गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई कौन है, आज तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की, उनमें तो सब भारतीय ही बैठे हैं। तो आपने पिछले 12 साल में 11 साल में क्या कोई ऐसी कोशिश की है कि हम किसी वैज्ञानिक को, किसी प्रतिभा को भारत लाएं? आपके पास प्रतिभाओं की कहां कमी है, लेकिन आपकी नियत नहीं है। आपकी नियत तो चुनाव जीतना है, आप तो हर समय चुनाव जीतने में लगे रहते हैं। भागवत जी घर वापसी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों की कर रहे हैं। वो जो टेक्नोलॉजी बाहर विदेश में बैठ कर भारतीय बना रहे हैं, उन दिमाग की घर वापसी करवानी है, ऐसा कोई प्लान नहीं इनके पास। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, अगर इसमें यहाँ एक जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करें, वो तमाम प्रतिभाओं को भारत लेके आए थे। उनमें कई बड़े नाम हैं, चाहे डॉक्टर नरेश त्रेहान हो जो आज वेदांता के मालिक हैं, चाहे अरुण पुरी हो इंडिया टुडे के जो ऑनर हैं, चाहे ललित सूरी हो, ये तो मैं निजी तौर पे जानता हूँ। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों को, सैम पित्रोदा को वापस लेके आए थे टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में भारत का विकास करने के लिए। और आज हम जिस टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं उसकी आधारशिला रखने वाले राजीव गांधी थे। तो जिस प्रकार से वो लेके आए थे विदेशों से भारतीय प्रतिभाओं को, क्या उसके बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ कि भारतीय प्रतिभाओं को वापस लाए, रोके, उसको यहाँ फैसिलिटेट करें? ऐसा क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? हम कब तक दूसरों के भरोसे, दूसरों के फॉर्मूले चोरी करके या दूसरों के रोबोट चोरी करके अपना बताते रहेंगे? ऐसी क्या हमारी मजबूरी है? ऐसा भी नहीं है कि ये हम विश्व गुरु सिर्फ जो है फर्जी हिंदुत्व के नाम पे ही विश्व गुरु बनेंगे। हम तो है ऑलरेडी विश्व गुरु। मैंने आपको कहा कि जितनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, कोई भी हो, सबके सीईओ तो भारतीय ही हैं। तो वो भारतीय अगर वो अमेरिका में जाके काम कर सकते हैं, अमेरिका में उनमें इतनी प्रतिभा है, तो भारत में आके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारतीयों की नियत नहीं है। भारत में ये हो रहा है कि एआई समिट होती है और लोगों का सामान चोरी हो जाता है। एआई समिट में मोदी जी फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे होते हैं तो फिर उसको पूरी जगह को सैनिटाइज कर दिया जाता है, और जितने लोग भी इनोवेटर हैं, जो जो असल में एआई पर काम कर रहे हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। वो उनको पानी तक नहीं पूछा जाता है। तो ये है सच्चाई एआई की। हमारे हमारे हम कितना काम करना चाहते हैं उसकी शायद। नहीं, देखिए, ये तो हमारी नियत पे डिपेंड करता है कि हमारी नियत क्या है। हमारी जो सरकार की नियत है, जो सत्ताधारी दल की नियत है, वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत के और अपने हर जगह, हर स्टेट में अपनी सरकार बनी रहे, उसका तिरंगे पे हम चलते हैं। हम देश के लिए, हम विकास के लिए खोखले वायदे बात करते हैं। खोखला हम जो है विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु बने उसके लिए हम कोई आधारशिला, कोई मजबूत नींव इस पर नहीं रख रहे हैं। खाली पुलाव पका रहे हैं और खाली हम जो है
शब्दों के बाण चला रहे हैं, धरातल पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है जी। राजीव शुक्ला जी की वो बात याद आ गई कि हम विश्वगुरु बने हुए हैं, गुरु के लिए जो है शिष्य बड़े जरूरी हैं, तो शिष्य तो जी कोई है जी नहीं, जी तो गुरु ही गुरु चल जी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।